नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। तेजस ये सिर्फ एक नाम नहीं, तेजस भारत का पहला स्वदेशी 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है, जिसको बनाने में भारत को 40 सालों की मेहनत लगी। 100% भारतीय डिजाइन, फ्लाई बाय वायर, ग्लास कॉकपिट और दुनिया का सबसे हल्का सुपरसोनिक फाइटर जेट, जिसे अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे देश खरीदना चाहते हैं, जो भारत की वायुसेना में MiG-21 का विकल्प और भारत को टॉप 5 फाइटर मैन्युफैक्चरर देशों में शामिल करने वाला जेट। लेकिन ये दुनिया की एयर सेना का सबसे विध्वंसक योद्धा बन पाता, उससे पहले ही दुबई एयर शो में ये क्रैश हो गया। बहादुर पायलट शहीद हो गया। हर क्रैश दर्द देता है, पर हर क्रैश से तेजस और मजबूत होकर निकलता है। ऐसा नहीं है कि किसी एयर शो में क्रैश होने वाला हमारा तेजस पहला फाइटर जेट है। राफेल, F-16, सुखोई जैसे विमान भी शुरुआती सालों में क्रैश हुए। आज तेजस सिर्फ एक विमान नहीं, भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इसलिए आज हम आपको तेजस के क्रैश होने की वजह, उसके पीछे की इंटरनेशनल साजिश आपको बताएंगे, क्रैश के बाद की जांच कैसे होती है और तेजस का 40 सालों का इतिहास कैसे आगे बढ़ा। तेजस की कीमत से लेकर दुबई एयर शो से जुड़ी दुनिया की ताकत की नुमाइश से आज आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि एक तरफ तेजस क्रैश हुआ और दूसरी तरफ दुनिया के भारत विरोधी देश इसको लेकर साजिशें रचने लगे। इसलिए आज आपके लिए जानना जरूरी कि तेजस हमारे लिए क्या और दुनिया की उस वेपन इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा चैलेंज, जिसमें अमेरिका, चाइना जैसे बिग प्लेयर है। सबसे पहले दो वाक्यों के साथ इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं, क्योंकि इन दो वाक्यों के अंदर दर्द है, इतिहास है, वर्तमान है और भविष्य है। और वो दो शब्द क्या है, जरा देखिए। वो दो शब्द बहुत सिंपल है। तेजस क्रैश हुआ है और हमारे पायलट की जान चली गई। ये बेहद दुखद है। दुखद इसलिए क्योंकि एक तरफ 100% भारत निर्मित तेजस, जो भारत का गौरव, और दूसरी तरफ हमारे सेना का गौरव, वो पायलट जो इसे उड़ा रहे थे, लेकिन आबादी को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान न्योछावर कर दी। तो चलिए आपको उनसे भी मिलाते हैं जो पायलट आबादी को छोड़, जो इस एयर शो को देखने आए थे, एक एकांत जगह पर तेजस को क्रैश लैंडिंग कराते नजर आए। इस दौरान हमने उन्हें खो दिया है। वो कौन है? सबसे पहले उन्हें सैल्यूट कीजिए, क्योंकि ये हैं नमांश सयाल, जो हिमाचल के कांगड़ा के रहने वाले, और यही वो हमारे बहादुर पायलट जिन्होंने दुबई एयर शो के दौरान कैजुअलिटी को, सिविलियन की कैजुअलिटी को मिनिमाइज किया और खुद की सर्वोच्च शहादत दी। इसलिए तेजस क्रैश होने के साथ उनका बलिदान भारत को एक बड़ा झटका तो है ही, लेकिन उनके अदम्य साहस को हम सबको सलाम करना चाहिए। लेकिन कैसे तेजस क्रैश हुआ, इसके पल भर में कैसे क्रैश होने की कहानी को रचा गया, क्या वाकई में इसके पीछे कोई साजिश है? चलिए इसके क्रैश होने की पल भर की कहानी आपको बताते हैं, क्योंकि तेजस अपनी बेहतरीन मैन्यूवरेबिलिटी यानी कि हवा में करतब दिखाने की क्षमता का प्रदर्शन कर रहा था। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। तभी अचानक विमान का संतुलन बिगड़ा और विमान नियंत्रण से बाहर होकर बेहद तेज गति से नीचे की तरफ आने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जमीन से टकराते ही एक जोरदार धमाका हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही धुएं का गुबार, आंख की ऊंची लपटें नजर आने लगी। हादसे में हमने अपने बहादुर पायलट को गंवा दिया। लेकिन सवाल यह कि क्या यह हादसा था? क्योंकि ऐसा नहीं है
कि तेजस पहली बार दुबई एयर शो का हिस्सा था। इससे पहले 3 बार वो दुबई एयर शो का हिस्सा बन चुका है। ऐसा भी नहीं है कि तेजस नया विमान है, तेजस कई फ्लाइंग कंप्लीट कर चुका है। और क्या महज इत्तेफाक कि दुबई एयर शो के अंतिम दिन जब पाकिस्तान के वो फाइटर जेट जो चाइना से खरीदे गए थे वो ग्राउंड हो गए थे, तेजस उड़ रहा था, तिरंगे के साथ उड़ रहा था। तो क्या वो साजिश का शिकार हो? इसको समझने के लिए जरा समझिए अब इंडियन एयरफोर्स क्या करेगी। उसकी एक जांच होनी है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होनी है। लेकिन जैसे ये क्रैश हुआ, हमारी इंडियन एयरफोर्स ने क्या बयान दिया, उस बयान पर जरा गौर फरमाइए। उन्होंने कहा कि इस अपूर्णीय क्षति पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और इस कठिन समय में पायलट के परिवार के साथ हम सब खड़े हैं। वायुसेना ने हादसे के कारणों की जांच के लिए बाकायदा एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन कर दिया है और यह जरूरी है। लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन क्या यह एक प्रक्रिया है? और इससे पहले की प्रक्रिया क्या है? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या वाकई में कभी यह बता पाएगी कि यह क्रैश क्यों हुआ, किस वजह से हुआ? क्योंकि यह 100% भारतीय निर्मित जरूर है, लेकिन इसमें इंजन लगा हुआ है अमेरिका का, इसमें कुछ टेक्निकल सपोर्ट है इजराइल की, वो आगे चलकर हम आपको बताएंगे। लेकिन जरा देखिए, क्रैश होने के तुरंत बाद इंडियन एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गठन की घोषणा की। लेकिन ये सब कुछ कैसे होता है? क्रैश होने से, रिपोर्ट तैयार होने से लेकर कारण ढूंढने तक की प्रक्रिया क्या होती है, यह आज आपको जाननी चाहिए। क्रैश साइट को सबसे पहले, यानी कि क्रैश होने के महज 102 मिनट में उस साइट को सील कर दिया जाता है। घायलों और पायलटों को बचाया जाता है। 24 घंटे के अंदर प्रारंभिक रिपोर्ट हेडक्वार्टर को भेजी जाती है। वायुसेना मुख्यालय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी करता है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में 3 से 5 सीनियर ऑफिसर होते हैं, जिनमें ग्रुप कैप्टन होता है, एयर कोमोडोर होता है। वो ब्लैक बॉक्स जिसे FDR प्लस CVR कहते हैं, उसको बाहर निकाला जाता है। मलबे के हर टुकड़े को नंबर देकर मैप किया जाता है। इसके अलावा फाइटर जेट के अंदर रडार डाटा होता है, रेडियो कम्युनिकेशन होती है, फ्यूल सैंपल उसके लिए जाते हैं, इंजन पार्ट्स उसके इकट्ठे किए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, FDR यानी कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इसको या तो DRDO को सौंपा जाता है या इस पूरे केस में HAL को इसे सौंप दिया जाएगा। कोई अगर विदेशी फाइटर जेट होता है तो विदेशी लैब जैसे कि USA, फ्रांस को भेज दिया जाता है, अगर वो फाइटर जेट उनसे खरीदे गए। इसमें भी हो सकता है अमेरिका की भूमिका हो, क्योंकि इंजन अमेरिका से लिया गया। वहीं इंजन, रडार, हाइड्रोलिक्स, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की फॉरेंसिक जांच होती है। इसके अलावा मेटल फटीग, बर्ड हिट या फिर मिसाइल डैमेज आदि चेक किया जाता है। पूरी जांच के बाद 200 से 500 पेज की रिपोर्ट, जिसे क्लासिफाइड रिपोर्ट कहते हैं, उसे तैयार किया जाता है। इसमें हर उस कारण को ढूंढने की कोशिश की जाती है जिसकी वजह से वो विमान क्रैश हुआ। मसलन क्या वाकई इसमें ह्यूमन एरर है? इसमें ह्यूमन एरर का मतलब सीधे तौर पर पायलट और को पायलट से। क्या वाकई इसमें टेक्निकल फेलियर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फाइटर जेट के किसी हिस्से ने काम करना बंद कर दिया हो? उसकी रिपोर्ट तैयार होती है और बाहरी कारण में क्या कोई मिसाइल हिट हुई, कोई बर्ड हिट हुआ या कोई और वजह जो बाहरी तौर पर उस प्लेन के क्रैश का कारण बनी, उनको इकट्ठा किया जाता है। आमतौर पर सिर्फ तकनीकी खराबी या पायलट एरर बताया जाता है और इतिहास है कि पूरी रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं होती, वो हमेशा गोपनीय रखी जाती है। और शायद हमें इसे सवाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी वायुसेना का आंतरिक मामला है। जो सार्वजनिक ना भी हो तो देश को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा हर सूरत में हमारी सेना करती है और इसलिए उनकी जानकारी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या वाकई में
जो तेजस है उसमें इसके फेलियर में क्या सिर्फ भारत जिम्मेदार हो सकता है? क्या इसके क्रैश के लिए सिर्फ भारत? यह सवाल इसलिए क्योंकि अब हम आपको बताने वाले कि तेजस में कौन कौन से देश की तकनीक कैसे कैसे इस्तेमाल हो रही है। तेजस में इजरायली तकनीक का महत्वपूर्ण उपयोग हुआ है, जिसमें उन्नत रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली शामिल है। मानकर चल सकते हैं कि इसमें कोई खामी क्रैश के दौरान नहीं रही होगी। दूसरा, जरा समझिए, भारत में ही इसे डिजाइन किया गया और HAL द्वारा इसको निर्मित किया गया है। विमान का डिजाइन, कंपोजिट सामग्री का इस्तेमाल, कई अन्य हिस्से भारत में ही विकसित किए गए हैं। क्या इसमें कोई त्रुटि रही? वहीं तेजस के लिए अमेरिकन इंजन की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। क्या इसमें कोई त्रुटि रही? क्योंकि तेजस मार्क 2, जिसे हम MK2 कहते हैं, उस कार्यक्रम के लिए भी अमेरिका की GEF 414 इंजन पर काम चल रहा है। वहीं भविष्य में तेजस मार्क 2 के लिए फ्रांसीसी कंपनी सफ्रॉन के साथ इंजन विकास पर सहयोग करने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल वो इसमें किसी भी सीधे रूप से शामिल नहीं है। लेकिन एक और सवाल, जिनको लगता है ना कि सिर्फ एक तेजस क्रैश हुआ है, उसमें सबसे कीमती जो हमारे पास था वो हमारा पायलट था, जिसे हमने खो दिया है। लेकिन तेजस की भी एक भारी भरकम कीमत होती है। तो एक तेजस के खोने से हमें दो नुकसान तो हुए हैं। एक, हमने अपने बहादुर पायलट को खो दिया। दूसरा, जो तेजस को लेकर डील होने वाली थी, हो सकता है उसमें थोड़ी अड़चन हो। और तीसरा, भारत को इससे कितना नुकसान हुआ, जरा इसको भी समझ लीजिए। आर्थिक रूप से देश के खजाने को लगा एक झटका है। तेजस की सही कीमत का अंदाजा लगाने के लिए हमें हालिया रक्षा सौदों पर नजर डालनी पड़ेगी। कुछ महीने पहले ही भारत सरकार ने HAL के साथ 97 तेजस MK1A जेट्स के लिए करीब 62,370 करोड़ रुपए का करार किया। और गणित बहुत सीधा है। अगर इस कुल रकम को विमानों की संख्या से विभाजित कर दिया जाए तो एक तेजस जेट की औसत लागत करीब 680 करोड़ रुपए बैठती है। हालांकि HAL के पुराने आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ विमान के ढांचे यानी कि एयर फ्रेम की कीमत लगभग 309 करोड़ रुपए होती है। लेकिन एक फाइटर जेट सिर्फ लोहे और फाइबर का ढांचा नहीं होता। इसमें लगने वाले रडार, हथियार प्रणाली, सॉफ्टवेयर, इसे उड़ाने के लिए जरूरी ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम, स्पेयर्स, पार्ट्स की लागत जब जोड़ती है तो कीमत 309 करोड़ से उछलकर 680 करोड़ के आसपास पहुंची जाती है। लेकिन अब एक और सवाल यह कि जब हम 5 से 10 लाख रुपए की गाड़ी भी खरीदते हैं तो वो इंश्योर्ड होती है। तो क्या 680 करोड़ का फाइटर जेट इंश्योर्ड होता है, यानी कि उस पर इंश्योरेंस होता है या नहीं? आज हम आपको इसकी भी जानकारी देते हैं। क्योंकि जब हम अपनी कार या बाइक का परचेज करते हैं और उसके बाद वो दुर्घटनाग्रस्त होती है तो इंश्योरेंस कंपनी नुकसान की भरपाई करती है। तो क्या 680 करोड़ के इस नुकसान की भरपाई कोई बीमा कंपनी करेगी? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सैन्य विमानों की दुनिया आम कमर्शियल फ्लाइट से बिल्कुल अलग होती है। तेजस जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमानों के लिए कोई भी बाहरी या निजी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली जाती। और इसके पीछे का कारण सॉवरेन रिस्क और सेल्फ इंश्योरेंस का मॉडल है। लेकिन यह शब्द तो इंश्योरेंस आया, तो चलिए यह भी समझिए कि सेल्फ इंश्योरेंस क्या होता है, जो हर लड़ाकू विमान का भारत सरकार करती है। नियम यह कहता है कि जब तक विमान HAL की फैक्ट्री में है या टेस्ट फ्लाइट पर है तब तक उसकी जिम्मेदारी और बीमा HAL के पास होता है। लेकिन जैसे ही विमान आधिकारिक तौर पर इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया जाता है तो वो देश की संपत्ति बन जाता है और देश की सुरक्षा और युद्धक अभियानों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का जोखिम बेहद ज्यादा होता है। इसलिए कोई भी साधारण बीमा कंपनी इसे कवर नहीं करती। वायुसेना में शामिल होने के बाद अगर विमान क्रैश होता है तो उसका पूरा वित्तीय भार भारत सरकार को उठाना पड़ता है और इसे ही सेल्फ इंश्योरेंस कहा जाता है, जिसका सीधे तौर पर मतलब है सरकार खुद ही अपनी संपत्ति की
बीमा करता है, यानी कि नुकसान के लिए सीधे तौर पर उसे ही भरपाई करनी पड़ेगी। अब इस स्थिति में क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट था, तो यह सेल्फ इंश्योरेंस के जरिए सरकार को ही इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान, चाइना और कई देश ये भ्रम फैला रहे हैं कि दुबई एयर शो के अंदर भारत का तेजस क्रैश हो गया। यह सच है, लेकिन जो वो कारण बता रहे हैं कि इसके फ्यूल टैंक में लीकेज थी, यह शुद्ध रूप से झूठ है। और जो ये झूठ फैला रहे हैं कि इससे पहले कोई प्लेन इस तरीके से क्रैश नहीं हुआ, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि किन देशों के फाइटर जेट अब तक इस तरीके से क्रैश हो चुके हैं। और बड़े बड़े फाइटर जेट्स जो इस वक्त आसमान की ताकत हैं और आसमान के अंदर उन देशों की जिनके पास वो फाइटर जेट हैं, उन्हें अभेद्य बनाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यह इतिहास बड़ा लंबा है। शुरुआत 1962 से, तारीख 21 अप्रैल 1962, जगह सिएटल वर्ल्ड फेयर, वॉशिंगटन, यूएस के अंदर। घटना क्या घटी? F-102 डेल्टा जागर फाइटर जेट का इंजन फेल हो गया, जो घर पर क्रैश हो गया और इसमें 5 लोगों की जान चली गई, जिसमें इसका पायलट भी शामिल था। दूसरा क्रैश हुआ 1988 में, तारीख 28 अगस्त, जगह रामशीन एयरबेस, जर्मनी के अंदर। घटना क्या थी? इटालियन एयरफोर्स के फ्रैकी ट्रिकलोरी टीम के 3 एरमाची MB-339 जेट आपस में टकरा गए, मलबा दर्शकों पर गिरा और सोचिए कितनों की जान गई? 70 लोगों की जान गई, जिनमें 3 पायलट शामिल थे। 346 घायल हो गए थे। घटना घटी 2002 में, तारीख थी 27 जुलाई, जगह थी स्किनलिव एयर शो, यूक्रेन के अंदर। और घटना क्या थी? यूक्रेनियन एयरफोर्स का सुखोई Su-27 यूवी जेट एरोबैटिक्स के दौरान दर्शकों पर गिरा और यह इतिहास का सबसे घातक एयर शो हादसा था। इसमें 77 लोगों की जान चली गई और सोचिए जरा, 28 इसमें बच्चे शामिल थे, 543 इस दौरान घायल हो गए थे। अगला हादसा घटा 2023 में, 14 अगस्त तारीख थी, जगह थी थंडर ओवर मिशिगन एयर शो, यूएस के अंदर यह चल रहा था। और घटना क्या थी? MiG-23 फाइटर जेट क्रैश हुआ, लेकिन दोनों क्रू मेंबर इजेक्ट हो गए। यहां कोई मृत्यु नहीं हुई, मामूली चोटें आई थी। लेकिन 28 अगस्त 2025, जगह रोडोम एयर शो, पोलैंड के अंदर। और घटना क्या थी? पॉलिश एयरफोर्स का F-16 जेट रिहर्सल के दौरान क्रैश हो गया, इसमें पायलट की जान चली गई। 21 नवंबर 2025, दुबई एयर शो, यूएई के अंदर। इंडियन एयरफोर्स का HAL तेजस जेट प्रदर्शन के दौरान क्रैश हुआ, आग लग गई। नुकसान, हमने अपने पायलट को खो दिया, लेकिन हमारे उस पायलट ने सैकड़ों जो सिविलियंस जो वहां एयर शो देखने आए हुए थे, उनको खरोच तक नहीं आने दी। यह दुबई एयर शो में हुआ है और यह दुनिया को बताना चाहिए कि हमारे पायलट ने किस तरीके से वहां सैकड़ों लोगों की जान को बचाया। और क्रैश होने की तो जांच होगी कि एक इंटरनेशनल साजिश या फिर कोई त्रुटि रही। और अगर त्रुटि भी रही तो तेजस अभी अपने उस फेज में है जहां उसमें अभी बहुत बदलाव होने, क्योंकि इससे पहले F-16 हो, सुखोई हो, यहां तक कि राफेल, ये क्रैश हो चुके अपने इनिशियल स्टेज में। लेकिन जिस दुबई एयर शो के अंदर यह क्रैश हुआ, वहां इसका क्रैश होना क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों इसको लेकर इंटरनेशनली बात हो रही है? दरअसल आज के दौर में दुबई एयर शो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे प्रभावशाली एरोस्पेस आयोजनों में से एक बन चुका है। लेकिन इसकी शुरुआत ना तो ज्यादा भव्य थी और ना ही आकर्षक थी। 1986 में जब इसे अरब एयर के नाम से शुरू किया गया था, तब यह सिर्फ एक छोटा सा नागरिक विमान व्यापार मेला था। लेकिन 1989 में पहली बार इसे दुबई एयरपोर्ट पर आयोजित किया गया, जहां केवल 200 प्रदर्शक और 25 विमान पहुंचे थे। किसी ने उस दौरान भी नहीं सोचा था कि यही आयोजन आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल एरोस्पेस शो बनेगा।
2025 का दुबई शो इस विकास का सबसे शानदार उदाहरण रहा। यह आयोजन 17 से 21 नवंबर तक दुबई वर्ल्ड सेंटर में हुआ और इसमें दुनिया का पूरा एरोस्पेस उद्योग एक ही जगह पर इकट्ठा हुआ। शो में अंदाजा लगे 1500 से ज्यादा प्रदर्शक शामिल हुए, 200 से ज्यादा उन्नत विमान पेश किए गए, 115 देशों के प्रतिनिधि इसमें उपस्थित रहे और इस बार 440 नए प्रतिभागियों ने भी अपनी तकनीकें प्रदर्शित की। साथ ही 12 बड़े सम्मेलन आयोजित हुए जिनमें रक्षा, एरोस्पेस, अनुसंधान, नई तकनीकों और भविष्य की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई और इसलिए तेजस का वहां क्रैश होना थोड़ा सा दुखदाई है और दुखदाई होने के साथ साथ उस साजिश की तरफ भी इशारा कर रहा है जहां पूरी दुनिया तेजस को देख रही थी, तेजस के साथ डील करने की तैयारी कर रही थी। लेकिन यह हमारा तेजस है, इसलिए प्रोग्राम के अंत में आपको तेजस की खासियत बताते हैं जिस पर दुनिया भर की नजर रही और एक क्रैश तेजस को पीछे नहीं धकेल सकता, बल्कि और मजबूती से यह तेजस दुनिया के सामने आएगा। क्योंकि इसकी खासियत क्या है? इसकी गति है 2205 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी लंबाई है 13.20 मीटर, इसका वजन है 6500 किलोग्राम और इसकी ऊंचाई है 4.40 मीटर और ये उड़ान भरने की जो क्षमता है, इसके उड़ान भरने की क्षमता है 50,000 फीट, जो इसे अपने आप में शानदार बनाती है। जबकि एक बार में कितनी दूरी तय कर सकता है? 3000 किलोमीटर बिना फ्यूल दोबारा रिफिल करे यह हमारा तेजस 3000 किलोमीटर बिना रुके, बिना थके उड़ान भर सकता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।